किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान बहनों और भाइयों, हम अपने इस कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आप तक समय समय पर कृषि संबंधित नई जानकारी पहुंचाते रहते हैं। आज भी हमारे इस कार्यक्रम में खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही साथ हम जानकारी दिलवाएंगे वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद के बारे में। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसानों को मिलेगी डीजल पर सब्सिडी, दुग्ध उत्पादन में 6% की वृद्धि, जलवायु परिवर्तन में भी लहलहाएगा चना और शोभाकारी मछलियों के लिए गर्मियां दुखदाई। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। अब खबरें विस्तार से। बिगड़े मॉनसून के अंदेशे ने किसानों को भले ही चिंता में डाल दिया हो, मगर सरकार द्वारा महत्वपूर्ण किसान हितकारी कदम उठाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में डीजल पर सब्सिडी दिया जाना उल्लेखनीय है। पेश है एक रिपोर्ट। गर्माहट से भरी सूरज की किरणें सभी वनस्पतियों को झुलसा रही हैं। मौसम की यह तुनक मिजाजी किसान को चिंता में डाले हुए है। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार राहत पैकेज की तैयारी में है। कृषि मंत्रालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बरसात कम होने का अंदेशा फसल पर चोट कर सकता है। इसलिए किसान भाइयों को उनके कृषि प्रयोग के लिए प्रयुक्त डीजल पर सब्सिडी दिए जाने की दिशा में कदम उठा लिए गए हैं। रिपोर्ट बताती है कि जल्द ही एक परिपत्र लाया जाएगा जो खड़ी फसल की सिंचाई के लिए चालित मशीनरी के संचालन को बरकरार रखने के लिए अनुदान लिए डीजल प्रदान करेगा। निरंतर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी पशुपालकों और वैज्ञानिकों की मेहनत और सूझबूझ का परिणाम है। गौरवान्वित करती दुग्ध क्रांति से जुड़ी ताजा खबर है कि दुग्ध उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई है। प्रस्तुत है इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। दूध की यह मोटे होती धार कृषि वैज्ञानिक और पशुपालकों की मेहनत का परिणाम है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के दुग्ध उत्पादन में 6% की वृद्धि आंकी गई है। ज्ञात हो कि जो दुग्ध उत्पादन गत वर्ष 13.24 करोड़ टन था, वह अब बढ़कर 14 करोड़ टन का आंकड़ा पार कर गया है। इसी से जुड़ी उद्योग संगठन एसोचेम की भी रिपोर्ट है, जो वर्ष 2016-17 तक 15 करोड़ टन दुग्ध उत्पादन का दावा करती है। बदलती जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव खेती पर पड़ता है, परंतु कृषि वैज्ञानिकों की सजगता और शोध इसमें सहायक है। हाल ही में एक ऐसा चना तैयार किया गया जो विकट परिस्थितियों में भी लहलहाएगा। पेश है एक शोधपरक रिपोर्ट। हैदराबाद स्थित कृषि संस्थान इक्रिसेट द्वारा चने के ऐसे जर्म प्लाज्म की पहचान की गई है जिसमें उच्च तापमान, सूखा और क्षारीयता जैसे कठोर मौसम को भी झेलने की क्षमता है। इसी को आधार बनाते हुए चने की नई किस्में विकसित की जा रही हैं। ज्ञात हो कि दुनिया भर में 1.32 हेक्टेयर क्षेत्र में चने की खेती कर 1.16 करोड़ टन का उत्पादन लिया जाता है। इस उत्पादन में भारत का 71% का योगदान है। सूखे को ठेंगा दिखाती नई किस्मों का विकास इसके उत्पादन में और भी अधिक बढ़ोतरी करेगा। जल की रानी मछली भी भीषण गर्मी से परेशान हो चली है। ऐसी दशा में शोभाकारी मछलियों को स्वस्थ और तनाव मुक्त रखने पर विशेष शोध सामने आए हैं। आइए जानते हैं। इधर आती उधर जाती यह शोभाकारी मछलियां भी गर्मी से पीड़ित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की जल कृषि इकाई की एहतियात देती रिपोर्ट के अनुसार गर्मियों में शोभाकारी मछलियां तनाव की स्थिति में आ जाती हैं और उनकी भोजन की आदतें बदल जाती हैं। ऐसे में उन्हें प्राकृतिक आहार प्लैंकटन तथा सुपाच्य दाना सीमित मात्रा में दिया जाए और साथ ही पानी में हलचल भी जरूरी है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह भी बना रहेगा। बढ़ते तापमान में आपको सजगता दिखानी है और उत्पादन भी बढ़ाना है, तो आइए जाना जाए कृषि मौसम का हाल और उसके अनुरूप कृषि कार्य। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप में अगले 48 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना बन रही है। अधो हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अगले 3 दिनों के दौरान भारी वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम की आंख मिचौली और हल्की बारिश की फुहारों से तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आइए एक नजर डालते हैं कृषि परामर्श पर।
केरल में चावल की सीधी बुआई, नारियल के पौधों के रोपण की सलाह दी जाती है। रुक करते हैं उत्तर भारत का, जहां राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर चंडवात सहित तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही है। अतः नए फल, पौधों और सब्जियों का मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करें, साथ ही गन्ने में छटाई कर सकते हैं। दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश की संभावना के चलते कपास और दलहन की बुआई के लिए खेत की तैयारी की जा सकती है। पूर्व भारत में उड़ीसा, बिहार, झारखंड में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर स्थितियां प्रचलित रह सकती है। खड़ी फसलों में हल्की और बारंबार सिंचाई करें और उच्च तापमान के कारण होने वाले अत्यधिक वाष्पन मांग का सामना करने के लिए मिट्टी से मल्चिंग या पुआल पॉलीथीन से मल्चिंग कर सकते हैं। गर्म हवा और आर्द्र मौसम स्थिति के कारण तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कपास में मिलीबग घटनाएं देखी गई है। मिलीबग घटनाओं के प्रबंधन हेतु प्रोफेनफोस 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं मध्य भारत की, जहां मुख्यतः शुष्क मौसम और उच्च तापमान स्थिति प्रचलित रहने के कारण मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आम और कटहल में सिंचाई कर सकते हैं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अपने कृषि उत्पादन को बाजार ले जाने से पहले बेहतर हो कि दूरदर्शिता दिखाएं और जानें कि देश की चुनिंदा कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिन्सों का क्या भाव है। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिन्सों के भाव से। चावल आंध्र प्रदेश के अंदानकी में न्यूनतम मूल्य 3,550 से अधिकतम मूल्य 3,600 रुपये प्रति क्विंटल, असम के कछार में 3,000 से 3,500 रुपये, गुजरात के दाहोद में 3,600 से 4,300 रुपये, जम्मू और कश्मीर की जम्मू मंडी में 3,800 से 3,900 रुपये और वहीं झारखंड के जमशेदपुर में 2,800 से 2,890 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कपास आंध्र प्रदेश के करीमनगर में न्यूनतम मूल्य 3,800 से अधिकतम मूल्य 4,600 रुपये प्रति क्विंटल, गुजरात के अमरेली में 3,300 से 5,490 रुपये, महाराष्ट्र के प्रभानी में 4,100 से 5,145 रुपये, गेहूं छत्तीसगढ़ के सीतापुर में न्यूनतम मूल्य 1,400 रुपये प्रति क्विंटल और गुजरात के अमीरगढ़ में 1,325 से 1,450 रुपये और वहीं झारखंड के सरायकेला में 1,300 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों तेल असम के कछार में न्यूनतम मूल्य 9,200 से अधिकतम मूल्य 9,800 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश के बरेली में 7,860 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। आम गुजरात के अंकलेश्वर में न्यूनतम मूल्य 2,700 से अधिकतम मूल्य 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा के बरवाला में 2,500 से 2,600 रुपये, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 2,800 से 4,500 रुपये और वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में 3,000 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। खरबूजा हरियाणा के बरवाला में न्यूनतम मूल्य 700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 800 से 900 रुपये, मध्य प्रदेश के इंदौर में 300 से 700 रुपये और वहीं पंजाब के खन्ना में 300 से 500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। लीची हरियाणा के फरीदाबाद में न्यूनतम मूल्य 2,000 से अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, हिमाचल प्रदेश के सोलन में 5,000 से 7,000 रुपये और वहीं पंजाब के अमृतसर में 2,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। खीरा गुजरात के अहमदाबाद में न्यूनतम मूल्य 1,000 से अधिकतम मूल्य 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा के अतेली में न्यूनतम मूल्य 650 रुपये और वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 800 से 1,300 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर।
काली मिर्च मध्य प्रदेश के सागर में न्यूनतम मूल्य 56,889 रुपये प्रति क्विंटल रहा। केरल के आलुवा में 31,000 से 33,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अदरक असम के ऊपर हाली में न्यूनतम मूल्य 9,000 से अधिकतम मूल्य 11,000 रुपये प्रति क्विंटल। केरल के अलुवा में 31,000 से 32,000 रुपये और वहीं मेघालय के शिलोंग में 7,500 से 9,500 रुपये। लहसुन असम के जोरहाट में न्यूनतम मूल्य 3,000 से अधिकतम मूल्य 5,500 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात के दाहोद में 1,200 से 4,000 रुपये और वहीं हिमाचल प्रदेश के सोलन में 2,000 से 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर मंडी समीक्षा पर भी डाल ली जाए। देश की अधिकांश मंडियों में इन दिनों गर्मी से राहत देते फलों की भरमार है। इनकी भारी आवक से उपभोक्ता प्रसन्न हैं और इनके दामों में मंदी का रुख है। वहीं खाद्य तेलों में तेजी का रुख है। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान बहनों और भाइयों, खेती किसानी में पोषक तत्वों की काफ़ी अहमियत है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें मिट्टी में खाद डालना ज़रूरी है। यदि हमारे किसान भाई गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे वो पूरे पोषक तत्व हमारी मिट्टी को नहीं मिल पाते, और यदि हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो उससे सारे पोषक तत्व हमारी मिट्टी को प्राप्त होते हैं, जिससे कि हमें अच्छी पैदावार प्राप्त होती है। तो क्या है ये वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद, इसके बारे में जानकारी लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ताजा आंकड़े बताते हैं कि खेती में लागत बढ़ने के कारण देश का हर दूसरा किसान कर्जदार है। खेती को लाभ का सौदा बनाने के लिए हमें अपनी पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती के बीच संतुलन बनाना होगा। विविधीकरण को तो अपनाना ही होगा, साथ ही जैविक उर्वरकों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में इजाफा करना होगा। तकिट दिन धागत रक दादा दा धागन ततक दिन धागत रक ताता ता तकिट दिन धागत रक ताता ता धागन ततक दिन धागत रक दादा दा। किसानों का मित्र कहे जाने वाला केचुआ एक बार फिर किसानों के प्रति अपनी दोस्ती निभाने के लिए आगे आया है। जैविक उर्वरक में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बेहद उपयोगी है। इसमें तमाम पोषक तत्वों की उचित मात्रा तो होती ही है, साथ ही इसमें जैवांश की मात्रा काफी कम होती है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। जिस तरीके से हम रासायनिक खादें प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से ये हमारी जो कार्बनिक खादें होती हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट का एक प्रमुख स्थान है। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी कंपोस्ट है जिसमें सभी कंपोस्ट से ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब जैसे गोबर की खाद को ले लीजिए। गोबर की खाद में जो पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गोबर की खाद में सिर्फ आधा प्रतिशत होती है। मतलब आप 1 कुंतल डालेंगे तो आधा किलो नाइट्रोजन खेत में जाएगी। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इसमें 2 से लेकर 3 किलो तक होती है 100 किलोग्राम में। तो हम कहेंगे ये 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा अधिक प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व इसमें होते हैं। इसी तरीके से फास्फोरस और पोटेशियम भी इसमें ज़्यादा पाई जाती है। सब्जियों में इसका प्रयोग बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरीके से सब्जियों के अलावा इनको हम गार्डन में, नर्सरी में, इस तरीके से कई जगह इसको प्रयोग करते हैं। हम धान्य फसलों में, जैसे गेहूं ही ले लीजिए, गेहूं की फसल या धान की फसल ले लीजिए, जिसमें हमें नाइट्रोजन की लगभग 120 से लेकर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर पूरी इससे करने लगें तो इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम आपको सुझाव देंगे कि आप इसका कुछ हिस्सा ये और कुछ हिस्सा रासायनिक खादों को मिलाकर, रासायनिक खादों को भी दें और इस खाद को भी दें। इस खाद से क्या होगा कि रासायनिक खादों से मिलने वाले तत्व जो इसमें कम रह जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे और इसकी मात्रा भी कम देनी पड़ेगी। तो साधारणतः ये देखा गया है कि हम धान्य वाली फसलों में 3 टन प्रति हेक्टेयर यानी कि 30 कुंतल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ज़्यादातर फसलों में डालते हैं। लेकिन सब्जियों में अगर आपके पास उपलब्धता ज़्यादा है तो 5 टन भी डाल सकते हैं। सब्जियों में 5 टन भी, 6 टन भी, ये है आपकी उपलब्धता के अनुसार।
केंचुओं की मदद से सड़े गले खाद्य पदार्थ तथा फसल अवशेषों को खाद में बदलने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुआ खाद कहते हैं। जमीन में बिल बनाकर रहने की क्षमता के आधार पर केंचुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे केंचुए हैं जो मिट्टी में बहुत गहराई में बिल बनाकर रहते हैं। दूसरे वो केंचुए जो जमीन में बहुत कम गहराई में बिल बनाकर रहते हैं और तीसरी श्रेणी के केंचुए मिट्टी में बिल बनाकर नहीं रहते। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि हर किस्म के केंचुए को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ तीसरी श्रेणी के एपिजोइक केंचुए ही वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें यूगिलियस यूजीनिया, आइसेनिया फिटिडा, क्रोयोनिक एस्केवेटर तथा सैंकोबेरिक जैसी प्रमुख जातियां पाई जाती हैं। शुरू से ही एक ऐसी खाद के इस्तेमाल की जरूरत महसूस की जाती रही है जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति तो बढ़े, लेकिन साथ ही वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी ना हो। यूँ तो रासायनिक खादें डालने से हमारे किसान भाई डाल ही रहे हैं और डालने से ये देखते जा रहे हैं कि दिनों दिन आपकी फसल की उत्पादकता घटती जा रही है, आपकी ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि आप फसल में जो रासायनिक खादें डालते हैं, जैसे यूरिया डाली, डीएपी डाली या पोटास की खाद डाल दी, तो इससे आपको क्या मिला? यूरिया डालते हैं सिर्फ नाइट्रोजन मिल गया, पोटास डाली तो पोटास ही सिर्फ मिला और डीएपी डाली तो उससे नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल गए। लेकिन पौधे को तो चाहिए 16 तत्व। 16 तत्व में बहुत सारे सूक्ष्म तत्व भी होते हैं और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तो होता ही है। तो उन खादों से क्या होता है कि उनकी पूर्ति वो 2-3 तत्व हैं उनकी तो हो जाती है, लेकिन बाकी वो ज़मीन से पौधे लेते ही लेते हैं क्योंकि उन्हें खुराक के लिए वो चीज़ चाहिए चाहिए। तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो ज़मीन में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जो कि उनके रासायनिक खादों में नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ये कार्बनिक खादें डालते हैं, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे कोई कंपोस्ट हो, और ये वर्मी कंपोस्ट तो और भी अच्छी खाद है, इसको डालने से आपको 16 तत्व पूरे के पूरे जो पौधों को चाहिए वो मिल जाते हैं और वो भी संतुलित मात्रा में। जितना जितना पौधे को चाहिए उतना उतना इसमें उपलब्ध है। तो इसका फ़ायदा ये है कि सभी कुछ मिल रहा है। इसके अलावा इसमें जो एंजाइम होते हैं, जो हार्मोन होते हैं, वो अलग से खेत में फ़ायदा पहुंचाते हैं, पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से और कीड़े मकोड़ों से बचाव भी करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट हमारी देखा जाए तो बहुत ही अच्छी खाद है, जो कि रासायनिक खादों के मुकाबले में कई गुना अच्छी खाद है। खेतों से प्राप्त बचे खुचे अवशेषों को सड़ी गली वनस्पति और जानवरों के गोबर को आपस में मिला दिया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि प्लास्टिक और अन्य अजैविक पदार्थों को जरूर अलग कर लें। खाद बनाने के लिए 40 से 45 दिन इस ढेर में इसेनिया फिटिडा और क्रायोजेनिक जाति के केंचुओं को मिलाएं। ध्यान रहे कि 100 किलोग्राम पदार्थ में लगभग 1 किलोग्राम केंचुओं को ही मिलाया जाए। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में लगभग 90 दिन लग जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 120 दिन लगते हैं। छोटे स्तर पर खाद का निर्माण खेत में ढेर बनाकर किया जाता है। आमतौर पर ढेर का आकार लगभग 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा होता है। यह प्रक्रिया ज्यादा कठिन नहीं होती है। कोई भी किसान इस प्रक्रिया को अपनाकर खाद बना सकता है। एक आम किसान 50 से 100 रुपए में 1 क्विंटल खाद का निर्माण आसानी से कर सकता है। इस खाद के इस्तेमाल से खेती की पैदावार बढ़ती है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसानों को पहुंचता है। जब से ये रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हुआ, दिनों दिन आसानी बढ़ती गई। हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादें प्रयोग करते गए और ये समय आया कि हमारी ज़मीनें एक तरीके से बंजर होने के कगार पर हैं। और ऐसा ही अगर होता रहा, अगर हमने कार्बनिक खादों का प्रयोग नहीं किया, तो एक दिन निश्चित ही हम देखेंगे कि हमारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है हम फिर दोबारा अपनी पुरानी पद्धतियों को थोड़ा बहुत अमल में लाएं। अगर पूरा रासायनिक खादों पर डिपेंड रहने के बजाय हम अगर थोड़ा बहुत कार्बनिक खादों से भी पोषक तत्वों की पूर्ति करने लगें, तो निश्चित ही हमारी ज़मीनें दोबारा स्वस्थ हो सकती हैं और उसी पैदावार स्तर को ला सकती हैं जो कि हमारे किसान भाई पहले लेते थे, और गुणवत्ता भी वही होगी। आज हम खेती में पोषक तत्वों का दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन जितना मिट्टी से ले रहे हैं उतना लौटा नहीं रहे। मिट्टी में हो रही सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में केंचुआ खाद
काफी कारगर है। केचुआ खाद पोषक तत्वों का बहुत अच्छा स्रोत है और आप जानते ही हैं कि जब आप केचुआ खाद को अपनाएंगे तो जहां पोषक तत्व आपके खेतों में भी पहुंचेंगे, वहीं पूरे परिवार को रोजगार मिलेगा और आमदनी भी बढ़ेगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजें हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान बहनों और भाइयों, पता तो आपने हमारा ज़रूर लिख लिया होगा। यदि कृषि से संबंधित आपकी कोई समस्या है या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र अवश्य लिख सकते हैं। किसान बहनों और भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है krishidarshan@gmail.com। इसी के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ढेरों नई कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।